भाई साहब, पहले अगर पुराने ज़माने में देखें, मेरी उम्र 75 साल है, आप लोगों की जो भी हो, पहले एक फ़ोन की वेटिंग 15 साल होती थी। एक कार बुक करने के बाद 15 साल की वेटिंग होती थी। आपको इमरजेंसी कहीं जाना, आपके माँ बाप बीमार हैं, एरोप्लेन की टिकट चाहिए, तो किसी एमपी मंत्री की सिफारिश की जरूरत होती थी। ये ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ट्रेन की टिकट चाहिए, ब्लैक दलालों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब क्या है, आपको टेलीफोन चाहिए तो घर आके मिल जाता है, आपको फ्लाइट की टिकट चाहिए तो घर मिल जाती है, कार चाहिए तो जो चाहिए आपके घर मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? कि 1991 में जो नरसिम्हा राव सरकार आई, उन्होंने सारे लाइसेंस राज खत्म कर दिए। पहले था 1991 तक आपको कुछ भी काम करना है तो सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक है। लेकिन 1991 में हमारे देश में एक नया अध्याय, नया माइलस्टोन शुरू हुआ कि हमने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया कि मुझे फैक्ट्री लगानी है, मुझे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और उसका 1991 से आज तक जो हमारे देश में तरक्की हुई, तो आज देख रहे हैं इसी वजह से हुई कि हमने लाइसेंस राज खत्म कर दिया। तो आज किसानों को भी जो हम बेड़ियों में जकड़ते हैं कि आप एपीएमसी में माल बेच सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं, यहाँ नहीं बेच सकते हैं, यहाँ पे 10% वो मंडी टैक्स लगेगा, वहाँ पे वो टैक्स लगेगा। अरे वो गरीब किसान बेचारा पसीना बहा के मेहनत करता है, उसके बारे में हम बातें करते हैं। बड़े बड़े कृषि भवन बने हैं, वहां बैठ के सोचते हैं। अरे खेती को समझना है तो खेत में जाके समझना पड़ेगा। जिसने खेत में जाके नहीं देखा खेती को, ना तो किसान को समझ सकता है, ना खेती की समस्या को समझ सकता है। मैंने 1968 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इस क्षेत्र में आया, जबकि दिल्ली में 100 साल से हमारा खानदानी काम कपड़े का था। जब कभी कभी होता ना, बच्चों को कहते हैं राशन के लाइन में खड़े हो जाओ, तो हमें भी लाइन में खड़े कर देते थे। शाम तक पता लगा नंबर ही नहीं आया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई, स्कूल में हम 11वीं में पढ़ते थे, बच्चे होते थे, साइकिलें होती थी उस जमाने में, साइकिल से पहुंच गए। हमने देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस के लान खुदे हुए हैं और वहाँ गेहूं बोया गया है, और वो गेहूं लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद अपने हाथों से 2 बैलों की जोड़ी से बोया था। तो उसी समय मैंने ये कहा कि भाई मैं अपने देश में अपने खानदानी काम कपड़े को ज्वाइन नहीं करूंगा। कृषि क्षेत्र में जो हम भीख का कटोरा लेके, भाई आज भीख किसी से भी मांगो, भीख तो भीख है। अगर अमेरिका से भीख मांगा जाए तो भीख ही थी ना। वो बात आपने बीच में रखी, लेकिन मैं पूरी करना चाहूंगा। जब हिंदुस्तानी जवानों ने अमेरिका के पैटर्न टैंकों और सेवर जेटों का कब्रिस्तान बना दिया हिंदुस्तान में, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का फोन आया लाल बहादुर शास्त्री जी के पास कि आप लड़ाई बंद करिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवाब दिया, भाई मैंने तो लड़ाई शुरू नहीं की, जिसने लड़ाई शुरू की आप मुझसे कहिए वो लड़ाई बंद करें। उन्होंने कहा हम आपको गेहूं नहीं देंगे। धमकी दी, हम आपको गेहूं नहीं देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री थे ठिकने गद गए, थे बहुत बोल्ड। उन्होंने कह दिया मत दो, हम अपना काम चला लेंगे। और उन्होंने सोमवार का व्रत शुरू किया। 90% लोगों ने व्रत शुरू किया। उस समय सारे होटल ढाबे सोमवार को बंद रहते थे, और जो हमारे पास शॉर्टेज थी गेहूं की, और उसको हमने इस तरीके से पूरा की, और जो नए बीज आए उससे धीरे धीरे हमारी पैदावार बढ़ी। तो 65 में भी जय जवान जो किसान का फार्मूला हुआ, वहां से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अखबार में खबर आ जाती है 200 रुपये टमाटर है। जब 2 रुपये किलो टमाटर बिकता है तो किसान से जाके कोई नहीं पूछता कि भाई तेरा क्या हाल है। तो हमारा जो मार्केटिंग सिस्टम है, इसमें इतने सारे बिचौलिए हैं कि किसान को सही प्राइस नहीं मिलता। ठीक है, ये तो इतने सारे बिचौलियों की जरूरत क्या है? विदेशों में भी तो होता है, किसान का डायरेक्ट रिटेल स्टोर से कांटेक्ट होता है। तो आज उन्हीं किसान, अगर सपोज लखनऊ में जैसे या हैदराबाद में उन्होंने 20 किसान मंडियां बना दी सब्जी की, जहाँ किसान आता है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, कंज्यूमर को भी सही प्राइस में माल मिलता है, किसान को भी अच्छा प्राइस मिलता है। इसमें कोई बुराई है?
भाई ऐसी जगह बनाई जाए जहां किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचे और बिचौलिए खत्म हो। आज भाई साहब मान लो 100 रुपए किलो टमाटर है, तो चाहे हर आदमी हो जिसका जो बजट होगा वो खरीदेगा उसी हिसाब से। और वही टमाटर अगर 25 रुपए किलो मिले तो मैं आधा किलो खरीद रहा हूँ तो मैं 2 किलो खरीद सकता हूँ, तो डिमांड बढ़ेगी, तो लोगों को न्यूट्रिशियस फूड हम अपने बच्चों को खिला पाएंगे। अगर हमारी जेब में उतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड खिला पाए, तो आज हमारे देश में जो बच्चों का हम कहते हैं कि अंडरवेट है, माल न्यूरिश्ड है, आज अन्न तो हम दे रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन फूड भी तो चाहिए ना, या नहीं चाहिए? और न्यूट्रिशियस फूड तभी मिल सकता है जब वो अफोर्डेबल प्राइस पर हमारे आम कंज्यूमर को मिले, किसान को राइट प्राइस मिले और कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस। तो दूसरा ये कानूनबाजी जो है ना सारे खत्म हो गए। जैसे इंडस्ट्री को आज छूट है, ये मेरा नया टेलीफोन आया एप्पल का, मान लो मैंने इसका प्राइस 1.5 लाख रुपए रखा, कोई जाके कहता है एप्पल वालों से कि भाई तुमने 1.5 लाख रुपए का फोन क्यों रखा है? तो हमारे किसान को क्यों होना चाहिए कि भाई एपीएमसी में ले जाके बेचो? भाई मैं तो नहीं बेचता एपीएमसी में, मैं क्यों एपीएमसी की फीस भरूं? मैं तो अपने खेत पे बेचूंगा। तो कानून ऐसे बनने चाहिए, किसान को भी पूरी फ्रीडम। वो पुरानी रहीम जी कह गए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे माटी मानस। जल संरक्षण का उनको ज्ञान है। हाँ, आज हम देश में हमारे यहाँ क्या है, पुराना सिस्टम है, पूरे खेत को हम फ्लड कर देते हैं, पूरे खेत में पानी डाल देते हैं, जबकि इजराइल एक डेजर्ट मुल्क है, डेजर्ट, और आज उन्होंने ड्रिप इरिगेशन का इजाद करके छोटे से मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आज हमारा करीबन 40-45% इरिगेटेड एरिया है, बाकी एरिया बारिश के ऊपर निर्भर है। अगर हमारी कंपनी ने सन 2005 में हमने जब सिल्वर जुबली मनाई अपनी, तो हमने नारा दिया था खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। और हम हर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 200 स्कूलों में बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं, रैली निकालते हैं, बच्चों को अवार्ड देते हैं पेंटिंग्स के ऊपर। हर साल ऐसा करते हैं, इस साल भी हमने किया। 22 मार्च को हमारे मुख्य अतिथि इस साल नरेंद्र सिंह तोमर जी थे दिल्ली में, और भी 5-6 मिनिस्टर आए। और इस साल की जैसे यूएनओ की हर साल जो थीम आती है, तो इस साल उनकी वाटर सेविंग के लिए थीम थी ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अमेरिका के स्टोरी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, आधा मिनट की है, कि अमेरिका के जंगलों में आग लग गई, सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं। तो उसमें एक बर्ड था जो पास से अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी ले जाके आग पे डाल रहा था। तो बाकी जानवरों ने कहा तू पागल हो गया, क्या कर रहा है? बोलो मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं। मतलब वो एक बूंद डाल सकता था तो उसने डाला। जैसे हमारे रामायण में जिक्र आता है कि गिलहरी ने अपनी पूंछ से मट्टी लपेट के समुद्र में डाली। तो इस साल की वाटर सेविंग की यूएन की स्टोरी थी ह्यूमिंग बर्ड के ऊपर। वो हर साल नई स्टोरी देते हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन हो। तो आज जरूरत है हमारे देश में ये जो फ्लड इरिगेशन है इसको बंद करके ड्रिप इरिगेशन शुरू किया जाए, और जहां ड्रिप इरिगेशन शुरू होता है वहां पैदावार डबल हो जाती है, बूंद बूंद सिंचाई की हो। ऐसी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश में, जैसे आज हम वेदर स्टेशन देते हैं, बेचते हैं। हम एक ऐसा वो नैरो इंस्ट्रूमेंट, हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है नैरो, जो आप खेत में लगा दीजिए और आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट कर दीजिए, तो आपकी खेत की हालत आपको जाए नहीं, आपके मोबाइल फोन पे वो इंस्ट्रूमेंट भेज देगा कि भाई अब आपके खेत में मॉइस्चर की जरूरत है, आप आके सिंचाई करिए। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो विदेशों में यूज हो रही है हमारे देश में नहीं आई, और आई तो ऊपर की टॉप लेवल 1-2% क्रीमी लेयर के पास ही वो रही, बाकी लोगों तक नहीं पहुंची।
और चौथी और आखिरी बात, हमारे देश में नकली, हर चीज में नकली, बाकी चीज की तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो कृषि की बात कर रहे हैं। अब कृषि में अगर बीज नकली है तो पैदावार क्या होगी? भाई पुराने जमाने में हम कहते आए हैं माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा पैदा होगा। अगर बीज ही गलत है तो पैदावार उसकी अच्छी होगी? इस नकली बीज को कौन जिम्मेदार है जो बिकने दे रहा है? क्या सरकार के कानून बने, उन कानूनों का पालन क्यों नहीं होता? क्यों नकली बीज किसान को मिलता है? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाता हूँ जब देश की बात और किसानों की बात होती है। आई एम सॉरी, मेरे को गलत मत समझिए, लेकिन किसी के साथ इनजस्टिस, अन्याय हो तो किसी न किसी को तो बात करनी पड़ती है। मुझे जोश आ जाता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे जोश को आप गलत तरीके से मत लीजिएगा प्लीज़। मतलब मेरा किसी के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। इस 75 की ईयर्स में रिटायर्ड आर्मी का क्या एजेंडा है? भाई देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर लें। तो आज नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक, अब नतीजा क्या है? 1/3 इनकम चाइना के मुखार। भाई साहब इस बात पे 1 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा सर, इस बात पे ये आज की थीम का सार है, और फिर मैं बता रहा हूं कि जो हमारे 10 मैन जा रहे हैं इनसे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नकली पेस्टिसाइड, मैं भी जिक्र कर रहा था कि आपका बच्चा बीमार है, डॉक्टर लिख के दे दवाई और आप लाइन केमिस्ट की दुकान से पता लगे ये तो नकली दवाई थी और आपके बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है, खुदा न खास्ता कुछ और हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार है? कानून बने हुए हैं और फिर भी नकली मान लो दवाइयां बिकती हैं, तो कौन जिम्मेदार है? ये प्रश्न है, कौन जिम्मेदार? अगर ये नकली का गोरख धंधा बंद हो जाए तो देखिए आज हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर से करीबन $550 बिलियन। हमारी एग्रीकल्चर से जीडीपी 550, एग्जैक्ट डाटा तो मैं इसमें दिया होगा शायद फाइल में, या जिसको भी चाहिए हम दे सकते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन में सब कुछ है। और चाइना की है $1250 बिलियन। हमारा एग्रीकल्चर एरिया 158 मिलियन हेक्टेयर, चाइना का 118 मिलियन हेक्टेयर। आज जो फर्टिलाइजर हमारे यहाँ कंज्यूम होता है चाइना का उससे दुगना होता है। हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन होता है 360 ग्राम प्रति हेक्टेयर, चाइना में होता है 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। FAO की रिपोर्ट कहती है कि 40% तक फसल डेवलपिंग कंट्रीज में कीड़े बीमारियों की वजह से बर्बाद हो जाती है। आप सोचिए कि 40% पैदावार बर्बाद हो जाती है, और अगर हमारी पैदावार चाइना के बराबर हो जाए तो $1 ट्रिलियन की एक्स्ट्रा इनकम हमारे किसानों के हाथ में जा सकती है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करके और उसमें से $1 ट्रिलियन का एग्रीकल्चर का लेने का टारगेट है। जबकि अगर ये चीज हो जाए तो 2027 तक $1.5 ट्रिलियन की इनकम एग्रीकल्चर से हो सकती है। और किसान के पास पैसा जाएगा तो क्या होगा? सारा पैसा किसान घर में नहीं रखता। किसान क्या करेगा? खर्च करेगा, नए मकान बनाएगा, नई मोटरसाइकिल लेगा, नई गाड़ी खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा। तो उससे पूरा इंडस्ट्री का जो ग्रोथ का सर्कल है वो आगे बढ़ेगा। और जो हमारी न्यूट्रिशियस फूड की शिकायत है, एक तरफ वो कम होगी, और दूसरा वर्ल्ड में आज फूड की शॉर्टेज है। इधर यूक्रेन रशिया की बात चल रही है, इधर इजराइल और वो, और आप समझते हैं जब बात होती है तो क्या होता है? सबसे पहले खाने पीने की शॉर्टेज होती है, और कोई भी कंट्री खाने से समझौता नहीं कर सकता। कोई भी कंट्री फूड सिक्योरिटी से समझौता कर सकता है? मेरा ख्याल है कोई कंट्री फूड सिक्योरिटी से समझौता नहीं कर सकता। अब मैं आ जाता हूँ, कल जो हम ये 10 वेंस लॉन्च कर रहे हैं,
जो मुख्यमंत्री जी रहेंगे, दूसरी डिग्निटी जो कार्यक्रम में रहेगी, महान आचार्य राम भद्राचार्य जी महाराज जो चक्षुहीन हैं लेकिन 300 ग्रंथ लिख चुके हैं। अभी पिछले उनके 3 ग्रंथों का लोकार्पण चित्रकूट में हुआ था, जहां खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पधारे थे। चित्रकूट में भी 2 महीने पहले राम भद्राचार्य जी के 3 ग्रंथों का लोकार्पण करने के लिए मोदी जी चित्रकूट पधारे थे। तो कल उनके हाथों, योगी जी के हाथों ये 10 वैन लॉन्च है। अयोध्या में कहाँ होगा कार्यक्रम? जहाँ मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, यज्ञ का जो कार्यक्रम है, जो स्टेज का कार्यक्रम होगा, उससे साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, उनको हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे और वो सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी इस एरिया में जो उनको एडवांस टूर प्रोग्राम दिया गया है उसके हिसाब से, और हमारा एक टेक्निकल आदमी हर गाड़ी के साथ रहेगा, सब लिटरेचर रहेंगे जो रस्ते के टूर प्रोग्राम में एक दिन में 5-7 गांव जो भी कवर कर सकते हैं कवर करेंगे। और शाम को जहां वैन का हाल्ट होगा वहां एक बड़ी मीटिंग की जाएगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान आ सकते हैं उनको वीडियो फिल्म के मार्फत कि आज यूपी गवर्नमेंट का जो किसान है जिसको उन्होंने अवार्ड दिया, वो लखीमपुर खीरी का किसान है अचल मिश्रा। उनसे हमारी बात होगी, उन्होंने एग्री किया कि हम आपकी वीडियो फिल्म में अपना इंटरव्यू देंगे। तो हमारी टीम 1-2 दिन में उनके पास जा रही है, आज ही जा रही है, हमारे डीजे बता रहे हैं। उनका इंटरव्यू लेंगे कि उन्होंने 300 क्विंटल गन्ना अपने खेत में पैदावार किया तो उन्होंने क्या क्या तकनीक अपनाई, और सबसे बड़ी जो लोअर पैदावार है उसके लिए जिम्मेदार है नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशक। उसमें से ज्ञान के अलावा ये नकली का भी बड़ा भारी रोल है। आप कंप्यूटर में कुछ सही मतलब की बात डालोगे तो एनालिसिस हो गए, आपके पास सही डेटा आएगा। आप गार्बेज डालोगे कंप्यूटर में तो क्या निकल के आएगा? गार्बेज डालोगे तो गार्बेज निकल के आएगा ना। अगर आज किसान को असली बीज, असली फर्टिलाइजर, असली कीटनाशक, असली दवाइयाँ, असली बायोस्टिमुलेंट, अब इसमें ये इन गाड़ियों के मार्फत से हम काम करेंगे, वीडियो फिल्म दिखाएंगे, लिटरेचर देंगे, किसानों को शाम की मीटिंग करेंगे। हमारे टोटल 200 से ज़्यादा बच्चे यूपी में काम कर रहे हैं जो किसानों के खेत में जाके डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, एक बीड आता मोथा, साइप्रस रोटेंडेंस, आप में से कुछ लोग कृषि से जुड़े हो तो सुना होगा। ये बीड कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई वीडीसाइड नहीं था, क्योंकि ये बीड के नट्स जमीन के अंदर राइजोम से जुड़े होते हैं, ठीक है। और हम जब कोई भी वीडीसाइड डालते हैं या मैनुअल बीडिंग करते हैं, हाथ से निकालते हैं, तो जो उसके अंदर नट्स होते हैं वो फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। ये जापान से हम नया एक वीडीसाइड लेके आए हैं, सैम्प्रा, जो इस वीड को नट से मार देता है, मतलब उसकी माँ को भी मार देता है। सॉरी बहन जी, मेरी माँ मतलब नट्स मेरा मतलब उससे है, मेरी बात को कोई गलत मतलब ना लगाए। जो वीड होता है वो जो पैदा होता है नट से, वो नट्स को भी मार दिया तो वो वीड पैदा नहीं होगा। और सिर्फ एक इस वीड को गन्ने और मेज में कंट्रोल करके 15 से 25% तक पैदावार बढ़ाई। रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरव्यूज है किसानों के। हम कोई गलत बात नहीं करते हैं और हमें गलत बात करके कोई फायदा नहीं। इसी तरह दूसरी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमने एक कैंपेन चलाया हुआ था 2007 में भारत सरकार के साथ। जैसे हर बच्चे को पोलियो का टीका, हर बीज को सुरक्षा का टीका। जो आप 100 बीज मान लो आपने लगाए, तो होता क्या है, जैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है तो कुछ जो वीक बीज होते हैं वो मर जाते हैं, तो आपके प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती है। और उसी को अगर आप पेस्टिसाइड से ट्रीट करके लगाएं, फर्टिलाइजर से ट्रीट करके लगाएं, जिसको हम FIR बोलते हैं,
वो पुलिस थाने वाली FIR नहीं की। हम इसको बोलते हैं फंगीसाइड। पहले फंगीसाइड से ट्रीट करो, फिर इसको सुखाओ, फिर इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करो, क्योंकि खेत में बीमारी भी है। इंसेक्टिसाइड, दीमक है, दूसरे कीड़े हैं, तो उसको इंसेक्टिसाइड से ट्रीट कर लो। और एक है राइजोबियम जो एज ए स्टूमुलेंट, उससे ट्रीट कर लो। फिर आप बोगे तो आपके 100 में से 95% बीज जमेंगे, मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी, उसका खर्चा कुछ भी नहीं है, और एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं। वो ऐसी ऐसी तकनीकें हैं जो किसानों तक पहुंचानी चाहिए, वो नहीं पहुंचा रहे हैं, और हम प्रैक्टिकली किसानों तक ये पहुंचाएंगे और उनको करके दिखाएंगे। मतलब एक तो हो गया कि हमने जवानी बता दिया, एक हमारे बच्चे उनको सीड ट्रीटमेंट करके बताएंगे। और कुछ किसानों को, जैसे होता ना, हर एक को वो चीज़ फ्री नहीं दी जा सकती। मीटिंग के बाद हमारे लोग किसानों से प्रश्न पूछते हैं, और जो प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो उनको वो प्रोडक्ट एज सैंपल गिफ्ट में देते हैं, भाई आप इस्तेमाल करो, और अच्छे रिजल्ट रखते हैं तो खुद भी फायदा लो और आसपास के किसानों को भी दिखाओ। तो हम यही चीज़ करने जा रहे हैं, और ऑलरेडी हम कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी देश की 5 बड़ी कंपनियों में हमारा नंबर आता है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट किसान को बेचती है। 5 हमारा 6 जापानीज कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है, जिनसे हम नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लेकर आते हैं। आज एक नए पेस्टिसाइड के जन्म में 8 से 10 साल का समय लगता है, और 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, 2,500-3,000 करोड़ का खर्चा और 8 से 10 साल का समय, तब एक नए पेस्टिसाइड का जन्म होता है। आप कहेंगे आपके पास क्या प्रूफ है, आप कैसे कह रहे हो? भाई साहब, आप पत्रकार हो, 2 साल में आप देखिए हाथियों की शादियां, 2 ड्यूपॉन्ट मर्ज हो गए, कंपनी हो गई, बायर मोनसेंटो मिल गए, कंपनी होगी, केविन हुआ FMC मिल गए, कंपनी होगी, कैम चाइना और सिंजेंटा मिल गए, कंपनी होगी। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका 50-50 बिलियन डॉलर का बिजनेस था, वो कंपनियां मिलके हो गई, क्योंकि वो भी उस खर्चे को अफोर्ड करना मुश्किल समझ रही थी। और एक पेस्टिसाइड का इंडिया में नए पेस्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन कराना हो जो हमारी कंपनी करती है, उसमें भी 30-40 करोड़ रुपए का समय लगता है, पैसा लगता है। और 5 से 7-10 साल जब तक हम ट्रायल करते हैं, भारत सरकार के बहुत सख्त गाइडलाइंस हैं। अरे भाई, जो प्रोडक्ट विश्व में 10 साल से यूज हो रहा है और हमारे देश में भी यूज करना है, फिर भी उसका नया डाटा यहाँ पे हमें 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कराना पड़ता है। कुछ डाटा जानवरों के ऊपर होता है, रैबिट्स के ऊपर और चूहों के ऊपर। अरे भाई, अमेरिका, हमारे देश में तो हम आधा % R&D पे खर्च करते हैं, वो देश 5% अपने बजट का R&D में खर्च करते हैं। हम कितना खर्च करते हैं? 0.6%। आप, मैं जवानी याद करने के लिए वो कर लेता हूँ, लेकिन हमारा टोटल बजट का R&D पे खर्चा 0.6%। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान नारा दे गए, दूसरा 2002 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें नारा जोड़ दिया जय विज्ञान। वो बेचारे ऊपर चले गए विज्ञान के दर्जा की तरफ। और जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 2019 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बोलते हुए इसमें नारा जोड़ दिया जय अनुसंधान, R&D। अरे भाई, R&D कैसे होगा? हर काम के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको R&D चाहिए तो जो देश के ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट है, NCL है, CICR है, IICT है, उनको आप बजट दो। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 90% पैसा तो सैलरी में बढ़ जाता है, 10% पैसा बचता, उसमें क्या रिसर्च होगी? तो आज हमको सही मायनों में अपने देश में, आज अगर देश की तरक्की करनी है तो उसका रास्ता शहरों से नहीं जाएगा, किसी टीवी चैनल से नहीं जाएगा, उसका रास्ता गांव, खेत और किसान के बीच से होकर रास्ता जाएगा। अगर हम किसान, गांव और खेत को इग्नोर करेंगे तो ये काम नहीं होगा।
मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा।